हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने लास्ट सेशंस में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स कवर किए। लास्ट सेशन में हमने रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा। अब हम अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं विद न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है? जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो बहुत सारे यूज़र्स के लिए ज़रूरी होती है, जैसे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स एंड अदर्स, जिन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं कुछ भी आगे फर्दर परफॉर्मेंस के लिए। तो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कैसे होने चाहिए? जिसमें फुल डिस्क्लोजर, सब चीज़ के बारे में पूरी तरह से डिस्क्लोज़ किया गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें यही बताता है कि हमें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस या जो भी एंटिटी में इवेंट्स घटी है वो हमें पूरी तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द ओनली और बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज़। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को क्या करते हैं, बेसिक एंड मीन्स, उनको कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, एक बेसिक मीन्स है। ठीक है, एक तरीका है कि हम अपने इंटरेस्टेड यूज़र्स को कम्युनिकेट कर सकें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। इट बिकम्स इम्पोर्टेंट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक अ फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर सकें, फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर करें, ताकि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में क्या हो, इंटरेस्टेड यूज़र्स को हेल्प हो। मतलब जो भी हमारी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसका फुल, फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर होना चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किस लिए? ताकि इंटरेस्टेड यूज़र्स उसका अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल डिसीजंस अपने ले सकें। हमारे जो कौन थे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, बैंक, ये सभी हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं किसी न किसी अपने अकॉर्डिंग। अब जो ये फुल डिस्क्लोजर का जो कंसेप्ट है, ये इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रिलीवेंट फैक्ट्स, मटेरियल एंड रिलीवेंट, मटेरियल मतलब जो चीज़ बहुत मायने रखती है, जो चीज़ छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लेवल पे जिस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है, और जो रिलीवेंट है, ठीक है, वो चीज़ कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंसर्न करती है, ताल्लुक़ रखती है एंटरप्राइज की, वो क्या होनी चाहिए? फुल्ली एंड कम्प्लीटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। फुल्ली एंड कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर अकम्पनिंग फुट नोट्स। तो फुट नोट्स, ठीक है, कुछ भी अगर कॉन्टीजेंसी या कुछ भी कंपनीज़ में है तो उसके अकॉर्डिंगली सारे उसके साथ जो नोट्स होते हैं, क्योंकि बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में केवल मैनुअली मनी फिगर्स नहीं होती, उसमें उसके साथ उसके फुट नोट्स भी होते हैं, उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, जिसमें कंपनी के अगर कुछ भी इवेंट है तो उसका उसमें सब कुछ बताया होता है। ठीक है, जब हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आके देखेंगे तो हाँ, उसमें आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो के के बाद सारे एनेक्सर्स मिलेंगे। जो हमारे बैलेंस शीट है उसके सारे एनेक्सर्स, फिर उसके पीछे नोट्स टू अकाउंट लगते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ फुली डिस्क्लोज, ये कंपनी की जैसे एक जन्मपत्री जिसे कहते हैं, एक तरह से कंपनी की सारा पूरे साल का चिट्ठा जो होता है कि कंपनी ने पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस किया और क्या कंपनी में इवेंट घटी, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कम्प्लीटली एंड फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए, ताकि कुछ भी हिडन ना हो, उसके इंटरेस्टेड यूजर्स से कुछ भी छिपा हुआ ना हो। ये किस लिए ज़रूरी है? दिस इज़ टू एनेबल the users to make correct assessment about the profitability and financial soundness of the enterprise and help them to take informed decisions। ठीक है, ये क्या करेगा? enables करेगा users को, मतलब कि
करेक्ट असेसमेंट, असेसमेंट मतलब जजमेंट, ठीक है, कि वो मतलब जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, ठीक है, उसको जज करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फुल डिस्क्लोजर जब होगा तो ये कंपनी के जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और साउंडनेस की जजमेंट के लिए क्या होगा, बताएगा, और उनको कुछ भी जो डिसीजन लेना है अकॉर्डिंगली वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, जैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, बैंक लोन देगा नहीं देगा कंपनी को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कंपनी में क्या करना है, कंपनी से कैसे रिलेशंस बनाने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, जैसे कोई भी चीज़ हम कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली करते हैं तो हमें भी क्या कंसिस्टेंसी रखनी है अपने किस चीज़ में, जो हम पॉलिसीज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे, ठीक है। तो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी यूजफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ये कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए कब यूज़फुल होगी, जब वो हमें कंपैरिजन करने का मौका देगी, किससे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी, मान लो हमने एक साल का कोई पीरियड चुना और हमने दूसरी वर्किंग एंटरप्राइजेस से कंपैरिजन करने की सोची कि हमारे फिगर्स में और हम उसकी ग्रोथ में और हमारी ग्रोथ में क्या अंतर है। तो उसके लिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि हम कॉन्क्लूजन्स वुड बी यूज़फुल। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा मिल रही है हमको, यूज़फुल तभी होगी जब हम ड्राइंग कॉन्क्लूज़न, अगर हम कॉन्क्लूज़न ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है उसकी वर्किंग कैसी चल रही है, तब तक क्या है, सब कुछ क्या है, वर्थलेस है। क्योंकि हम अगर किसी से कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें कैसे पता चलता है अपनी ग्रोथ का, हमें अपनी ग्रोथ का तब पता चलता है कि जब सामने वाली एंटरप्राइज से सामने वाले से हमारी ग्रोथ जब अच्छी होती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों से कंपैरिजन करें तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो, हम उस पर ड्रॉ कंक्लूजन्स मतलब डिसीजंस ले सकें, ठीक है। थस बोथ इंटर एंड इंटर पीरियड कंपेरिजन्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। क्या होता है इंटर फर्म, मतलब विद इन द कंपनी की हमारा पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, और इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड। इंटर फर्म माना कि हमारा जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे हमारी क्या कंपैरिजन है। जो सेम इंडस्ट्री में जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, एक दूसरे से कंपैरिजन करती है। जैसे कोई NBFC कंपनी है या कोई और कंपनी है, तो वो अपने लेवल की जो कंपनीज होती है उनसे कंपैरिजन्स करती है। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एन एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म एंड आर कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल कब होंगे, जब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस जो दूसरी एंटरप्राइजेज है उनसे बिल्कुल यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होगी, ठीक है ना। अगर हमारी पॉलिसीज़ हम बिल्कुल यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हम दूसरों से कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, सेम लेवल के चीज़ों में कंपैरिजन होगा। कोई कमज़ोर आदमी है, कोई ताकतवर है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते ना कि दोनों में कि दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि पहले ही पता है कि कोई कमज़ोर है वो हारेगा। तो जो कंपनी सेम लेवल की होती है तो उन्हें क्या होगा, दूसरों से कंपैरिजन करने के लिए अगर वो सामने वाला अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो हमें भी करना ज़रूरी है, तभी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्यूरेट बना पाएंगे और इंटरेस्टेड यूज़र्स जो हैं उसको इम्पोर्टेंट डिसीजन आराम से ले सकते हैं। तो एग्जांपल के जैसे एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज इन द करंट ईयर एज कम्पेयर टू डेट इन प्रीवियस ईयर। वही बात आ गई कि कोई इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज इन द करंट ईयर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है पिछले साल के अकॉर्डिंग। ही में कंपेयर दिस ईयर्स नेट प्रॉफिट विद डेट इन द लास्ट ईयर।
कि हम ये हर कंपनी का यही है कि हर कंपनी क्या करती है, अपने जो करंट ईयर के प्रॉफिट है हमेशा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से मैच करती है कि उसमें कितना प्रॉफिट में कितनी परसेंटेज बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो कितनी आई है, कितनी इंक्रीज हुई है। बट इफ बट इफ दी accounting policies adopted, say with respect to the depreciation in 2 years are different, the profit figures would not be comparable because the method adopted for the valuation of assets in past 2 years is inconsistent। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह से डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, ठीक है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन 1 साल हमने लगा दिया स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। और दूसरी स्ट्रेट लाइन मेथड एक मेथड होता है जिसमें हम हर साल इक्वली डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड है WDV। SLM और WDV में क्या डिफरेंस है? SLM में मान लो कोई एसेट की कॉस्ट 60,000 है और उसकी लाइफ 6 साल है, तो हर साल क्या होगा, 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और WDV में क्या है, मान लो कोई एसेट 60,000 की है, हमने 1 साल में उस पर डेप्रिसिएशन लगाया मान लो 10%, तो 6,000 लग गया पहले साल में। फिर जब दूसरे साल में लगाएंगे तो 60,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 54,000। 54,000 पे फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो ऐसे ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन घटती वैल्यू पे लगता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वली डेप्रिसिएशन लगता है। अब हम इन दोनों पॉलिसीज़ को अगर डिफरेंटली फॉलो करेंगे, 1 साल हमने SLM स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया और दूसरे साल हमने WDV लगाया, तो फिर हमारी मतलब कि पॉलिसीज़ क्या है, कंसिस्टेंटली फॉलोड नहीं हो रही है कोई भी। या तो हमें मतलब एक पॉलिसी पे कंसिस्टेंट रहना है, या तो हम SLM लगाएं हर साल, या हर साल WDV लगाएं, ठीक है। अगर हम चेंज कर रहे हैं 2 सालों में लगाए तो हम कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन डिफरेंट आएगा। और प्रॉफिट में से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, दोनों साल अलग अलग तरह निकल के आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा जो है वो दोनों साल अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ईयर में क्या है, यहाँ पे 10,000 आ गया खर्चा, और यहाँ केवल 6,000 आया पहले साल में, ठीक है। तो मान लो मेरा 1 लाख प्रॉफिट है करंट, ठीक है। तो 1 लाख में से मैं 10,000 घटाऊँगा, 90,000 आएगा प्रॉफिट, और 1 लाख में से 6,000 घटाऊँगा तो 94 आएगा। तो डिफरेंस हो गया ना प्रॉफिट में। तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि प्रॉफिट हमारा बढ़ा है घटा है। मतलब अगर हमने दोनों सालों में 10,000 लगाया होता डेप्रिसिएशन, तो हम प्रॉफिट में कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ, इस साल भी 10,000 था, इस अगले साल भी 10,000, पिछले साल भी 10,000 था और अगले साल भी 10,000 है करंट ईयर में। तो हम प्रॉफिट पे आराम से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि हमें जो भी पॉलिसीज़ है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन फॉलोड इन फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट रिजल्ट्स ऑफ 2 अकाउंटिंग पीरियड्स आर कंपेरेबल। 2 पीरियड्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको कंपेरेबल बनाने के लिए 2 कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो द कंपेरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ 2 एंटरप्राइज वुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज आर एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ। ये पहले ही मैंने बताया आपको कि जब तक अकाउंटिंग मेथड्स और पॉलिसीज दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, तो तभी उससे करने में मीनिंगफुल है, फ़ायदेमंद है, ठीक है, जब दोनों में सेम अकाउंटिंग मेथड्स और पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, वरना दोनों में कंपैरिजन करना मीनिंगलेस है। हाउएवर कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन एक बात यह है कि कंसिस्टेंसी ये मना नहीं करती है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज नहीं करना है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है कि बहुत नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस आर फुली, मतलब कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए हमें कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना पड़ रहा है, इसको रूल को, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए, चाहे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो
नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस आर फुली डिस्क्लोज बाय प्रेजेंटिंग दैम। अगर हम कोई चेंज कर भी रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी को ना अपनाकर, तो क्या करेंगे, उसको फुली डिस्क्लोज करेंगे बाय प्रेजेंटिंग देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुट नोट्स होते हैं, उसमें हम उसमें डिस्क्लोज करेंगे कि हमने इस साल अपनी ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है और उसके प्रोबेबल इफ़ेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, कि हमारे ये चेंज करने से बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उस पर ये इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।